यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉरम एस का हम लोग देखेंगे। यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 6 रहेगा। ठीक है, इसका कोड देख रहे हो 361006। ठीक है, लास्ट में जो नंबर है ये आपका टेस्ट नंबर है ना, कौन सा नंबर टेस्ट है। तो 6 नंबर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। हम लोग ज्योग्राफी का जो अभी पूरा टेस्ट पेपर पूरा जो कर रहे हैं सेक्शनल के हिसाब से कर रहे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक टेस्ट का। ठीक है, हो सकता है कल जो टेस्ट होगा मैं कराऊंगा फॉरम का वो 75 या 150 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, जितने हम लोग यहाँ पर टॉपिक कर चुके हैं उनको मिला करके और भी यहाँ पर कुछ नए नए टॉपिक को ऐड करके, तो काफ़ी अच्छा कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पर फॉर्मेट्स के द्वारा चलाई जाती है, जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। इनके सब टॉपिक के हिसाब से भी क्वेश्चन है ना, और अलग अलग यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से भी दे रखा है। और टॉपर्स के भी यहाँ पर देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मतलब यहाँ पर पढ़ना चाहिए। तो फॉरम को टेस्ट को काफ़ी बेस्ट बताते हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम को लेकर के, है ना। इंग्लिश को अच्छा तो है ही, लेकिन हिंदी के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंटेंट है इनका। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर से करेंगे कवर हम लोग यहाँ पे, और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर है, जो टॉपिक बाई टॉपिक टेस्ट हो रहा है वो। ठीक है, आते हैं। पहला क्वेश्चन बोले इसमें कि दक्षिण अमेरिका देशों के भूगोल के संबंध में विचार करना है। पहला, बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के केवल 2 स्थलरुद्ध राष्ट्र हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में केवल बोलिविया और पराग्वे की समुद्र तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है। ठीक है, और सेकेंड बात है बोलिविया एक द्विस्थलरुद्ध देश है, क्योंकि ये चारों ओर से केवल अनस्थलरुद्ध देशों से घिरा हुआ है। सेकेंड गलत होगा, क्योंकि द्विस्थलबद्ध देश वह होता है जो केवल अन्य स्थलबद्ध देशों से घिरा हो। बोलिविया के चारों ओर ब्राजील, पेरू और चिली जैसे देश स्थित हैं जिनकी समुद्र तट रेखा है, तो गलत हो गया। तीसरी बात है, यद्यपि सूरीनाम और उरुग्वे क्या है राष्ट्रीय तट है, फिर भी क्या है, फिर भी दोनों तटीय अटलांटिक महासागर से लगती है। तीसरी बात करेक्ट है। फर्स्ट का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। पहले का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज विलयन की रासायनिक अपक्षेप प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं होता है, आंसर हो जाएगा क्या, दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से लवण क्रिस्टल वृद्धि, क्योंकि लवण क्रिस्टल जो वृद्धि होती है मुख्यतः एक भौतिक अपक्षेप प्रक्रिया होती है जिसमें सेलों द्वारा उनकी जो दरारें होती हैं, छिद्र, उसमें लवण क्रिस्टल की वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, क्रिस्टल के प्रकार के कारण सेल यांत्रिक रूप से टूटने लगती है। ठीक है, और अपक्षय में जो विलयन की प्रक्रिया होती है ये एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया होती है जिसमें खनिज और जल अथवा दुर्बल अम्ल को मिलकर घोल को लेकर के रूप ले लेता है। इसमें ठोस पदार्थ जल में विघटित हो जाता है और कुछ खनिज निलंबन के रूप में मिश्रित रहते हैं, जबकि अन्य अपनी घुलनशीलता के आधार पर पूर्णतः घुल जाते हैं। प्रभावित होने वाले खनिज इनमें से नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम तथा समान लवण सोडियम क्लोराइड जैसे सेल निर्माणकारी खनिज शामिल होते हैं। आंसर क्या ए करेक्ट है। क्वेश्चन 3 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। घास का भूमिका नाम और संबद्ध देश कौन कौन से हैं। तीसरा इसमें है आपका कि पहला बोला है पंपास। पंपास क्या होगा, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना पंपास। सवाना आपका अफ्रीका, सवाना दे नहीं रखा है, और सवाना दे रखा है। प्रेरी क्या होगा, प्रेरी आपका हो जाएगा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। वेल्ड क्या होगा, वेल्ड दे रखा है, वेल्ड दे रखा है दक्षिण अफ्रीका। और डाउन्स कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 3 का सही आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। घास भूमियां वे क्षेत्र होती हैं जहां पर घासों का प्रभुत्व होता है और वे पृथ्वी की स्थलीय सतह के लगभग 20% भाग पर फैली होती है। कितना, 20% भाग, याद रखना इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन है ये। और घास भूमियां उष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वर्षा वृक्षों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती है। और विश्व में विभिन्न भागों में घास भूमियों को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी महासागरीय भूप्रपट्टी की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे गहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, जो पृथ्वी के आयतन का लगभग 0.5 से 1% तथा पृथ्वी के द्रव्यमान का 1% से भी अधिक और कम भाग बनाती है।
महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई लगभग 5 से 30 किलोमीटर तक और महासागरीय पर्पटी की मोटाई लगभग 50 से 70 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, महासागरीय भूपर्पटी की कितनी होती है? 5 से 30, जबकि महासागरीय महाद्वीपीय भूपर्पटी की 50 से 70। दोनों में डिफरेंस है, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। ठीक है, और मुख्यतः पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्र में महाद्वीपीय भूपर्पटी 70 किलोमीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में ये लगभग 70 से 100 किलोमीटर तक मोटी होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी हल्की बनी होती है। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम सिलिकेट और पोटेशियम। इसकी दूसरी ओर महासागरीय भूपर्पटी सघन मैग्नीशियम सिलिकेट सेलों से बनी होती है। ठीक है, पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पृथ्वी का औसत घनत्व भूपर्पटी के औसत घनत्व से अधिक होता है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये 5.51 ग्राम पर मतलब जी पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, और पृथ्वी का भूपर्पटी जो औसत घनत्व होता है 2.7 जी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व क्या है? बढ़ता जाता है। और ऊपर यहाँ पर भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.8 तथा निचली भूपर्पटी घनत्व 3 होता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? चौथे का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं तो डी करेक्ट होना चाहिए, है ना। दोनों सही हैं तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, जैतून के वृक्ष के मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? आंसर 5वें का हो जाएगा, ये पाया जाता है बी भूमध्यसागरीय प्रदेशों में। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में, वनस्पति क्षेत्रों में इसकी विशिष्ट प्रजाति है ये, और इस क्षेत्रों में शुष्क ग्रीष्म और मृदु आदर्श शुष्क ऋतु होती है, जिसमें अनुकूलन के लिए जैव और जैतूनी फसल जो होती है काफ़ी ढल चुकी होती है। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में ऊंची वृक्ष सदाबहार कठोर काष्ठ वाले होते हैं, जिनका छत्र घना होता है, और इसमें महोगनी, आपनूस, शीशम, आयरनवुड ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित है जनजाति और इसके क्षेत्र के हिसाब से? पहला है पिग्मी कांगो बेसिन, करेक्ट है। ठीक है, ये पिग्मी समुदाय मध्य अफ्रीकी कांगो के क्षेत्र में मूल निवासी है। अगला है मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये भी करेक्ट है। मसाई एक नाइलोटिक जातीय समूह है जो पूर्वी अफ्रीका में दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास करती है। बेदुइन अरब मरुस्थल, ये भी करेक्ट है। और सान सहारा मरुस्थल गलत है, क्योंकि सहारा मरुस्थल सान ये गलत सम्मिलित है, क्योंकि सान लोग दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी जिन्हें बुशमैन भी कहा जाता है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। यहाँ से गलत पूछा था तो डी। क्वेश्चन 7 है, 7वां नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर है क्वेश्चन। यहां से इसमें बोला कि अभिकथन है और कारणार। देखते हैं अभिकथन और कारण। पहली बात यहां से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः दैनिक तापमान परास दिन रात का अंतर उस मरुस्थलों की तुलना में कम होता है। 7वें का पहला क्या होगा? 7वें का पहला स्टेटमेंट यहां से सोचो क्या है? करेक्ट है। पहली बात एकदम सही है। ठीक है, पहली बात एकदम सही है, क्योंकि इस कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के निकट होने वाले अधिक प्रत्यक्ष और तीव्र सौर विकिरण प्राप्त होता है। फिर भी क्या होता है, ये दैनिक तापमान परास होता है, इसका तापमान अंतरपड़ा उस मरुस्थलों की तुलना में कम होता है। इसके विपरीत मरुस्थल दिन और रातों के बीच का अत्यधिक तापमान अंतर प्रसिद्ध माना जाता है इनका। पहली बात सही है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्याप्त मेघावरण और वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका तापमान चरम अवस्था को नियंत्रित करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समानता आर्द्रता क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, और बराबर बादल बनते रहते हैं, और बादल के दिन के समय आने वाले सौर विकिरण के कुछ भाग परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है? अत्यधिक ताप वृद्धि नहीं होती है, और रात में पृथ्वी के निकलने वाले दीर्घ तरंग विकिरण को रोककर तेजी से ठंडा कर देते हैं। इस प्रकार बादल एक ऊष्मारोधी आवरण को इसकी तरह काम करेगा। दोनों बातें सही है। आंसर डी करेक्ट है। 7वें का डी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 8 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन यहां पर सम्मिलित नहीं है? है ना, कौन सम्मिलित नहीं है? देश और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। 8वें का जो आंसर हो जाएगा सम्मिलित नहीं है,
ये हो जाएगा जर्मनी। नॉर्मंडी इसका गलत है, क्योंकि नॉर्मंडी उत्तरी फ्रांस का एक क्षेत्र है, जर्मनी का नहीं है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर बोले कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जलवायु विशेषता समानता मध्य अक्षांशों के मध्यपी पूर्वी तटों पर पाई जाने वाली नटाल तुल्य जलवायु का सर्वोत्तम वर्णन करती है। आंसर 9 का हो जाएगा। क्या 9 का करेक्ट आंसर यहां से सही हो जाएगा, जो ये गर्म आर्द्र शीर्ष ग्रीष्म तथा मृदु शीर्ष ऋतु वर्ष भर वर्षा, बी यहां से इसका सही आंसर होगा। क्योंकि नटाल प्रकार की जलवायु जो होती है ये आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का एक क्षेत्रीय उदाहरण है। इस जलवायु की विशेषता गर्म आर्द्र शीत ग्रीष्म तथा मृद शीत ऋतु होती है और वर्षा समानता वर्ष भर वितरित रहती है, परंतु सिर्फ जो संवहनी क्रिया होती है वो उसकी ओर समुद्र के आने वाली जो आर्द्र हवाएं होती है उसके कारण ग्रीष्मकालीन अधिकतम देखा जाता है। और ये नाम दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्र के आधार पर पड़ा है, जहां ऐसी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से मिलती हैं। करेक्ट आंसर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ विश्व के पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के मुख्य स्रोत में से एक है। 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहां से करेक्ट है, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का विस्तार किनारा होता है जो अपेक्षाकृत उथली समुद्री जो खाड़ी होती हैं उनके आच्छादित रहता है, और ये महासागर का करीब उथला भाग होता है जिसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री अथवा उससे कम होती है। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट मछलियों, खनिजों जैसे कि बालू बजरी और विश्व के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है, जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और उसके बड़े भाग का समृद्ध स्रोत मानती है। और महाद्वीपीय मग्न तट अपतटीय उत्खनन के प्रमुख उदाहरण जैसे कि बॉम्बे हाई और गोदावरी बेसिन के हाल में पेट्रोलियम खोजों में शामिल करती है। पहली बात करेक्ट है। सब बातें आप नोट करते चलो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड बात है, जहां वलित पर्वत तट के समानांतर अथवा उसके निकट स्थित होता है वहां महाद्वीपीय मग्न तट सकरा हो जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात सही है या गलत है? सोचो। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि कुछ महाद्वीप में महाद्वीपीय मग्न तट अत्यंत सकरा होता है और अनुपस्थित रहता है, विशेषकर वहां जहां वलित पर्वत तट के समानांतर अथवा उसके निकट स्थित होता है, जैसे पूर्वी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, बना सकते हो, आप देख सकते हो ये फिगर में, जैसे कि फिगर आप बनाओ, जो आपका बुक होगी नी, बुक में आपका महाद्वीपीय शेल्फ बना होता है, जैसे कि आपका पहाड़ होता है ना, पहाड़ के जो पूरा ढलान बना होगा, ये पहाड़ एरिया होगा, ये पूरा नीचे के ढलान से ऐसे पहाड़ जाता है। ये तो नहीं कि पहाड़ जहाँ बना है उसके बाद ऐसा तो नहीं होता है कि पहाड़ यहीं तक बना है उसके बाद खत्म हो गया, ऐसे आएगा ऐसे तो थोड़ा नीचे हो जाता है ये, है ना। तो ये हमारा जो ब्रेक डाउन होता है इसका, ये वाला ब्रेक जो नीचे आता जा रहा है ये सेल्फ ब्रेक बोलते हैं इसको, सेल्फ ब्रेक। और ये क्या होता है, इसको जो लेवल स्तर आ जाता है ये हमारा समुद्र का स्तर होता है, ये हमारा तटीय स्तर होता है थोड़ा सा ऊपर इसका, और ये जो थोड़ा सा गिरना स्टार्ट होता है तटीय रेखा होती है। महाद्वीपीय शेल्फ इसे बोलते हैं कि इसको जो ढलान से आता जा रहा है, ये जो एरिया जहाँ से नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं महाद्वीपीय शेल्फ, जो ढलान पे आ रहा है और जो थोड़ा ऊंचा पॉइंट था इसका, ऊंचा पॉइंट मतलब बोलने का जो तटीय रेखा और महाद्वीपीय शेल्फ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, शेल्फ ब्रेक के डिस्टेंस, वो महाद्वीपीय शेल्फ होती है। ठीक है, तो फिगर से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। आ जाते हैं महाद्वीपीय शेल्फ का, मैं आपको फिगर दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। आगे आते क्वेश्चन, कौन सा हो गया? 10वां हो गया ना। 10वें का क्या करेक्ट है? डी, सभी सही है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, वैश्विक वायुमंडलीय दाब जो पट्टियां हैं उसके संबंध में विचार करना है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी तथा ध्रुवीय उच्च दाब पट्टियां क्रमशः मुक्त तापीकरणों से निर्मित होती है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। 11वें का पहला सही है, क्योंकि भूमध्य रेखीय निम्न दाब का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि तीव्र सौर तापमान के कारण वायु फैलती है और ऊपर उठती है। इसी प्रकार ध्रुवीय उच्च दाब का निर्माण होता है, इसलिए होता है क्योंकि अत्यधिक शीत के कारण वायु सघन होकर नीचे बैठ जाती है। चूंकि दोनों के कारण सीधे तापमान होते हैं, इसलिए तापीय कारणों से निर्मित माने जाते हैं ये। सेकंड बात है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी गति कारणों से निर्मित होती है। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पट्टी का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में वायु के नीचे उतरने से होता है तथा उपध्रुवीय निम्न दाब का निर्माण वायु समूह में अभिसरण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है।
चूंकि ये सीधे तापमान शीतलन के बजाय वायु की गति और अपकेंद्री बलों के कारण होते हैं, इसलिए ये गति कारणों से निर्मित माने जाते हैं। गति कारणों से निर्मित क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसमें सीधे शीतलन के बजाय वायु की गति और अपकेंद्री बल के कारण गति होते हैं। ठीक है। तीसरी बात है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टिका को अक्ष अक्षांश के नाम से जानते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या है? अक्ष अक्षांश की स्थिति कब बनती है? जब उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब में वायु का अवरोहण जो होता है, अवरोहण मतलब नीचे बैठना होता है, उसमें उच्च दाब का और स्थिर वायु की जो परिस्थितियां होती हैं वो बनती हैं, जिससे बादल निर्माण रुक जाता है, उसे अक्ष अक्षांश की स्थिति बनाते हैं। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रान चाको नामक भौगोलिक क्षेत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ग्रान चाको को क्या है? ग्रान चाको, देखो जो ग्रान चाको है, क्वेश्चन नंबर 12 ना, हाँ, ग्रान चाको जो है ये होता है आपका, ग्रान चाको क्या होता है, कैसे समझा सकते हैं इसको, चलो देखते हैं। देखो ग्रान चाको ये क्या है? दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका का एक विशाल अर्धशुष्क निम्न क्षेत्र है जो अपने शुष्क वनों, सवाना तथा अत्यधिक तापमानों के लिए जाना जाता है। यही ग्रान चाको को सही वर्णन करता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये दक्षिण मध्य और दक्षिण अमेरिका का एक विस्तृत निम्न भूमि का मैदान है जो अर्जेंटीना, बोलिविया और पराग्वे में ब्राजील में फैला हुआ है। यहाँ गर्म अर्धशुष्क से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें कांटेदार वन, सवाना तथा घास भूमि की मिट्टियाँ मिलती हैं, और ये अपने उल्लेखनीय तापमान परिवर्तन के लिए जाना जाता है। इतनी बात यहाँ पर बताई जा रही है किसमें? सी स्टेटमेंट में यहाँ पर। ये बाकी पॉइंट भी और नोट कर लो जो बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से 13 नंबर, इसमें बोला है कि लव अंश के प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित में से लव अयस्कों को अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा? अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही क्या लिखा है? 4 डिजिट का है, अवरोही। ठीक है, आरोही क्या होता है? आरोही 3 डिजिट का है। मतलब अवरोही क्या, बड़े से छोटे की ओर आना है आपको। आरोही बोलेगा तो बड़े से छोटे से बड़े की ओर, ऐसे आप समझ सकते हो अगर आपको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो, है ना। तो हिंदी में अवरोही को बड़े से छोटे में, तो क्या आएगा आंसर? देखो जो साइड राइट होता है, साइड राइट लगभग 40 से 50 लव अंश होता है इसमें। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आएगा पहले, उसके बाद आपका आएगा क्या? लिमोनाइट 50 से 60%। ठीक है, लव अंश होता है। हीमेटाइट 60 से 70 और मैग्नेटाइट आपका 70 से 72। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 4 1 2 इसका आंसर होगा। 3 4 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा अवरोही में। अवरोही के हिसाब से साइड राइट होगा पहले, बड़े से छोटा होना चाहिए अवरोही में ना। इंग्लिश वर्ड देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 नंबर में इंग्लिश वर्ड दे रहा है आपका क्या? असेंडिंग ऑर्डर, टाइप ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ, ये असेंडिंग ऑर्डर लेके आना है आपको, है ना। असेंडिंग ऑर्डर परसेंटेज के हिसाब से लाना है, तो यही होगा 50 मतलब जो सबसे कम, फिर उसके बाद कौन सा है वो, ये 13 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये करेक्ट होगा क्या? बी करेक्ट होगा यहाँ से। 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 इसका सही आंसर होगा, मतलब साइड राइट। ठीक है, और उसके बाद चौथा लिमोनाइट, है ना, जो हमने बताया था, बड़ सीरियल से आते हुए क्रम। आगे आते हैं, यहाँ पर आरोही क्रम लिखा है। ठीक है, हम लोग ने अवरोही पढ़ दिया था, और ये मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है कि वनस्पति के प्रकार और यहाँ पर इसका क्षेत्र कौन सा होगा? पहला माकिस, क्या लिखा? माकिस, फिनबॉस, चैपरल, मोरामाटोरल। करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा यहाँ से। ये आपका माकिस भूमध्य सागर क्षेत्र का तटीय क्षेत्र होगा। ठीक है, उसके बाद फिनबॉस दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद चैपरल, चैपरल जो होगा कैलिफोर्निया, और मेटोरल चिली। सही आंसर 14 का एक करेक्ट है। 15 सूची 1 सूची 2 को मैच करना है खनिज, और जहाँ पर शीर्ष उत्पादक इसके कौन कौन से हैं। 15 में देखते हैं आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम कजाकिस्तान, लिथियम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और
कोबाल्ट कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा आपका हो जाएगा डी सिलिकॉन चीन। चीन यहाँ पर जो है विश्व का सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से 15 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी युग यहाँ पर सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित नहीं है स्थान और जनजाति के हिसाब से। सही सम्मिलित नहीं है 16 में, ये हो जाएगा आपका अलास्का कोरियाक। गलत है, क्योंकि कोरियाक रूस के सुदूर रूप से एक स्वदेशी लोग थे, न कि अलास्का के। और ये कामचटका प्रायद्वीप उत्तर में रहते थे और अलास्का में नहीं, जो बेरिंग सागर के तट के साथ रहते थे और चुक्की लोगों के साथ सांस्कृतिक तथा भाषाई आधार पर संबंध में साझा करते थे। पहला गलत है। बोर्नियो पुनान, ये करेक्ट है। ठीक है, पुनान ये हमारा एक जाति समूह है जो सवराक और मलेशिया के कालीमंतान भाग में इंडोनेशिया में पाया जाता है। अरब मरुस्थल में रुवाला, रुवाला एक पशु अरब जनजाति है जो ऐतिहासिक रूप से उत्तरी अरब में सीरियाई मरुस्थल में स्थित है, जिसे आधुनिक जॉर्डन भी शामिल है यहाँ पर, और ये लगभग 16वीं शताब्दी में उभरी थी। स्वीडन और फिनलैंड लैप्स, ये भी करेक्ट है। आंसर गलत पूछा तो ए। 17 नंबर है। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। सीमा रेखा और इसके देश कौन कौन से हैं? 17 पहला, इसमें बोला है कि 38वीं सीमांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, 17 का क्या होगा? दूसरा आ जाएगा मेजिनॉट लाइन। मेजिनॉट लाइन जो हो जाएगी आपकी क्या होगी? फ्रांस और जर्मनी। 49वां समानांतर यूएस और कनाडा। और रियो ग्रांडे यूएसए और मैक्सिको। यूए ग्रांडे क्या है? ये एक प्रमुख प्राकृतिक सीमा है जो यूएसए के टेक्सास राज्य को उत्तरी मैक्सिको राज्य से अलग करती है। ठीक है, और 49वां समानांतर ये क्या है? 49वां समानांतर ये 1818 में कन्वेंशन तथा 1846 की जो ऑरेगन संधि थी उसके माध्यम से निर्धारित सीमा थी और विश्व की सबसे लंबी सीधी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रतिनिधित्व करती थी। तो याद रखना है आंसर 17 का भी। 18 क्वेश्चन है 18, स्थल रुद्ध देशों के संबंध में विचार करना है। उज्बेकिस्तान और लिंकेस्टेटाइन विश्व का दो केवल स्थल रुद्ध देश है, द्विस्थल रुद्ध देश है। 18 का पहला क्या होगा? 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि द्विस्थल रुद्ध देश वह स्थल रुद्ध राष्ट्र होता है जो केवल अन्य स्थल रुद्ध राष्ट्र से घिरा होता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया से और लिंकेस्टेटाइन यूरोप के विश्व के केवल 2 यहाँ पर देश हैं जो इस परिभाषा में आते हैं। और इन देशों में महासागर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्रॉस या पार करनी पड़ती है। पहला करेक्ट है। इथियोपिया जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा रुद्र स्थल देश है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि 1993 में इरिट्रिया की स्वतंत्रता के बाद इथियोपिया स्थल रुद्र हो गया था और 12 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ ये अफ्रीका तथा विश्व दोनों की जनसंख्या में आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल रुद्र देश है। इसलिए जिबूती बंदरगाह के माध्यम से इसका समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय हो गया है। करेक्ट आंसर 1 2 दोनों सही है, डी करेक्ट है। 19 नंबर है। अभिकथन एक कारण भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता शीतकालीन वर्षाओं की। पहला क्या है? पहला स्टेटमेंट 19 का क्या होगा? यहाँ से 19 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भूमध्यसागरीय जलवायु को जो इटली, कैलिफोर्निया और पर्थ जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का इसका विशिष्ट वर्षा चक्र है। और अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा ग्रीष्म में होती है, गर्मी में होती है, परंतु इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है और वार्षिक वर्षा अधिकांश भाग में शीत ऋतु के महीनों में होती है। पहला करेक्ट। शीत ऋतु में ये क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब दाब पट्टियों में स्थानांतरण के कारण होता है तो ग्रीष्म ऋतु में ये क्षेत्र क्या होता है? शुष्क अपतटीय व्यापारिक पवनों को प्रभाव में रहता है, परंतु शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिण की ओर खिसकता है तब पश्चिम पवन पट्टी भूमध्य रेखा की ओर खिसक जाता है और यह आर्द्रता युक्त पवनें महासागरों से महाद्वीपीय पश्चिमी किनारों की ओर बहती है और वाताग्र वर्षा कराती हैं। दोनों बातें करेक्ट थे। आंसर क्या होगा? इसकी व्याख्या भी करता है। 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 है,
घास भूमि और यहाँ पर इसके देश कौन कौन से क्षेत्र। पहला लानोस। लानोस क्या होगा, देखो लानोस यहाँ पर है, ये वेनेजुएला और कोलंबिया दक्षिण अमेरिका, ये एक प्रकार क्या होगा जलवायु का, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार होगा। तो क्या होगा, ये मैच करेगा किससे, दूसरे से। आगे कैटरबरी या कैंटरबरी न्यूजीलैंड किस प्रकार का वन है, ये समशीतोष्ण वन है। ठीक है। स्टेपी ये मध्य एशिया में और यूरेशिया में किस प्रकार का वन है, समशीतोष्ण प्रकार का वन है, एशिया और यूरेशिया ये हो जाएगा। वेल्ड क्या होगा, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका और समशीतोष्णीय प्रकार का वन है। ये वाला हो गया। आंसर क्या होगा 20वें का, ये करेक्ट हो जाएगा। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें और देख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन तो पूरा हो गया है, 4 हम लोग ने यहाँ पर घास भूमि पढ़ ली। उसके बाद और देखते हैं 4 के अलावा भी। उसके बाद आएगा प्रेरी। प्रेरी कहाँ का है, ये आपका जाएगा यूएसए कनाडा, किस प्रकार की जलवायु है, ये समशीतोष्ण। पंपास आएगी, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये समशीतोष्ण टाइप की जलवायु है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और ये समशीतोष्ण टाइप की जलवायु है। सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, ये उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। ब्राजील में कंपोज उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। एक आती पुस्ता, पुस्ता हंगरी, ये समशीतोष्ण टाइप की जलवायु है। 3 और 3 6 पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा याद करने, 6 और 4 ये 10 घास भूमियां हैं। अच्छे से पूरा लिस्ट बना के आपको रख लेना है। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व में यूरेनियम के वितरण के संबंध में बताने कौन सा यहाँ पर गलत है। यहाँ से जो गलत हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर मेसाबी रेंज कजाकिस्तान, क्योंकि मेसाबी जो रेंज है लोएस्क यूएसए के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए नहीं है ये, है ना। ये बात गलत है क्योंकि यूरेनियम के लिए पूछ रहा है। ठीक है। कजाकिस्तान विश्व की पहली अग्रणी यूरेनियम उत्पादक है, जहां चुसारिसु बेसिन जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं। अन्य तीनों विकल्प यहाँ पर यूरेनियम के निक्षेप हैं, लेकिन मेसाबी रेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 22, विश्व की जनजातियों के संबंध में विचार करना है। मसाई जनजाति मुख्यतः पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी, केन्या, तंजानिया में पाई जाने वाली पशु पालक घुमंतु जनजाति है। 22वीं का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि मसाई समूह एक प्रसिद्ध नाइलोटिक जाति या मासाई जो अर्ध घुमंतु पशुपालक होते हैं, वे पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी में विशेषकर दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहते हैं। वे अपने विशिष्ट लाल वस्त्र तथा भोजन, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु मवेशियों पर निर्भरता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। सेकंड बात है, बुशमैन कलाहारी मरुस्थल में निवास करने वाले आदिम शिकारी होते हैं। करेक्ट है भी। और इन्हें विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से माना जाता है तथा ये अपनी रहने की कौशल के लिए जाने जाते हैं और जीवित भाषाओं में शुष्क पर्यावरण उत्कृष्ट खोज को लेकर जाने जाते हैं। पिग्मी जनजातियां उच्च पर्वतीय अंडीज पर्वतमाला में निवास करती हैं। ये गलत है, क्योंकि पिग्मी अंडीज पर्वतों में नहीं बल्कि वे मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखीय जो वर्षावन होते हैं उसमें क्या करती हैं, निवास करती हैं। विशेषकर कांगो बेसिन, डीआरसी, कांगो जो गैबॉन है वो, ठीक है, उसमें। और इनकी कद में काफ़ी, मतलब इनकी कद में जो इनकी कद कम कद में छोटे, मतलब काफ़ी छोटे आकार के माने आते हैं ये, और ये शिकारी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 22वें का, सही नहीं है कौन सा, तीसरा, केवल 3। 22 का बी आंसर है। क्वेश्चन 23 में हम लोग आ चुके हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ना। सवाना जलवायु सूडान तुल्य को अक्सर पार्कलैंड भूदृश्य कहा जाता है, क्योंकि देखो पार्कलैंड भूदृश्य कहा जाता है क्यों। करेक्ट आंसर इसलिए क्योंकि जो आंसर इसका हो जाएगा, यहां पर ऊंची घास के इधर उधर बिखरे पतझड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। बी क्या होगा 23 का सही आंसर होगा। पार्कलैंड जैसा जो स्वरूप होता है कैसा होता है, देखो जो पार्कलैंड जैसा समूह ये मनुष्य द्वारा बनाए गए एक समान पार्क में बड़े घास के मैदान होते हैं और निश्चित अंतराल पर क्या करते हैं, दृश्य पर वृक्ष लगाए जाते हैं। और सवाना प्राकृतिक रूप से इसी प्रकार की नकल करता है। और यहाँ ऊंची खुरदरी घासें जैसे कि वर्षा ऋतु में उगती हैं, हाथी घास है ना, इनके बीच बिखरे हुए छोटे पतझड़ी वृक्ष, वो सब लंबी शुष्क ऋतु में जल को संरक्षण में पत्ती गिराते हैं। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है 23 का। 24 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका के वीट वाटर स्टैंड क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, सोना, यूरेनियम, लोएस्क और हीरा। करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का। 24 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, एक तो पाया जाता है आपका सोना,
दूसरा यूरेनियम। बस दो पाए जाते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विट वाटर सैंड जो है इसमें विश्व का सबसे बड़ा सोना भंडार है और इसी कारण विश्व उत्पादक रूप में भी इसे पाया जाता है। और दक्षिण में प्रसिद्ध ये यूरेनियम प्रायः अफ्रीका में होने वाले हीरे के लिए भी प्रसिद्ध है, क्षेत्र किम्बरले। ठीक है, यूरेनियम और ही जो सोना, इसका सही आंसर होगा ये नंबर 24 का। 25 नंबर है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री 30 मिनट उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर स्थित होता है। पहला क्या होगा? 25वीं का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, विश्व के प्रमुख उष्ण मरुस्थल जैसे सहारा, नामीब, अटाकामा और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट लगातार 15 से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित होते हैं। और ये विशिष्ट अक्षांशीय पट्टी की पहचान अत्यधिक शुष्कता और न्यूनतम वनस्पति के लिए होती है। ठीक है, आर यहाँ पर है, ये बोला कि क्षेत्र पर अपतटीय व्यापारिक पवनों तथा शीत महासागरीय धाराओं से प्रभाव में रहते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अतः पश्चिमी तटों पर पहुंचते पहुंचते ये शुष्क अपतटीय पवनें बन जाती हैं। साथ ही शीत महासागरीय धाराएं भी इन किनारों के साथ बहती रहती हैं, जैसे कि कैनरी या हम्बोल्ट, जो वायु को ठंडा कर देती हैं और उसकी नमी धारण करने की क्षमता को कम कर देती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नमी अपतटीय पवनों को शीत धाराओं को स्थिरीकरण प्रभाव में संयोजन वर्षा और शुष्क परिस्थिति जो प्रत्यक्ष कारण है उसमें मेघों को बनने वाली दशाओं को रोक देते हैं, चूँकि यही भौतिक कारक जो होते हैं महाद्वीपीय किनारों की विशेषता बताते हैं। इसलिए कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। दोनों बातें एकदम सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो करेक्ट आंसर 25 का डी करेक्ट है। तो इस टाइप से 25 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए। टेस्ट नंबर 6 भी आज फिनिश हो गया। ठीक है, कल हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 7। हम लोग डेली एक पेपर इसका करेंगे, फोरमाइज का। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनके, आपको यहाँ पर क्या है, इनका अच्छा सा नोट्स बनाते रखना है। ठीक है, एक एक नोट्स बना के रखते चलना है। साथ में मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो ध्यान रखना है, वो आपको करते रहना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंस का आंसर राइटिंग आपको नहीं छोड़ना है। आज मैं कोशिश करूंगा कि मेंस का एक क्लास आपको कराऊंगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन होंगे। वेट करना आप 3 से 4 बजे के बीच में, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 क्लास मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसको भी देख सकते हो, और आज भी कराऊंगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे भी दूंगा मैं। ठीक है, तो देखते रहना आप उसको भी। ठीक है, और आंसर लिखने का तरीका भी सीख सकते हो, उसमें से कैसे कैसे अपना आंसर को पॉइंट लिखना है, कैसे कैसे पॉइंट बनाना है। तो मैं एक एक चीज़ आपको सब बताता रहूँगा वहाँ पे। राइट, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।